हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक ऑनलाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम विज्ञान के टॉपिक से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, किसी भी सरकारी एग्जाम में विज्ञान टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें तथा इसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ऑन कर दें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, प्लांक नियतांक की इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए जूल सेकंड हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जूल सेकंड ही प्लांक नियतांक की इकाई होती है। दोस्तों, फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है E=H न्यू, इससे H=E/न्यू हो जाएगा। इस रिलेशन में दोस्तों H जो है वो प्लांक नियतांक है, E एनर्जी है और न्यू जो है वो आवृत्ति होती है। तो दोस्तों, ऊर्जा की जो इकाई होती है वो जूल होती है और आवृत्ति की जो इकाई होती है वो 1/सेकंड होती है। तो इससे दोस्तों प्लांक नियतांक की जो इकाई निकलती है वो जूल इनटू सेकंड निकलती है। अर्थात प्लांक नियतांक की इकाई जूल सेकंड है और वॉट जो होती है वो शक्ति की इकाई होती है, न्यूटन बल की इकाई होती है और दोस्तों हेनरी जो होती है वो इंडक्टेंस या फिर प्रेरकत्व की इकाई होती है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसका घटक मैग्नीशियम धातु है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए क्लोरोफिल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। आरएनए का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ऊतकों की रचना से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हिस्टोलॉजी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ऊतकों की रचना से संबंधित विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहा जाता है और फलों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को पोमोलॉजी कहा जाता है और साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है और दोस्तों फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गुब्बारे में भरी जाने वाली हल्की गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हीलियम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। दोस्तों हाइड्रोजन गैस जो होती है वो सबसे हल्की गैस होती है, परंतु यह एक ज्वलनशील गैस होती है, इसलिए इसका उपयोग गुब्बारों में नहीं किया जाता है। नाइट्रोजन गैस दोस्तों वायुयान के पहियों में भरने के काम आती है और ऑर्गन गैस दोस्तों विद्युत बल्बों में भरी जाती है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वोल्फिया हो जाएगा। यानी कि दोस्तों वोल्फिया सबसे छोटे फूल वाला पौधा है और रेफ्लेसिया सबसे बड़े फूल वाला पौधा होता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडलीय आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर हो जाएगा। दोस्तों हाइग्रोमीटर के द्वारा ही वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है और हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता की जांच की जाती है और बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सेलुलोज हो जाएगा। दोस्तों पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। दोस्तों पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि मानव कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और दोस्तों काइटिन जो होती है उसकी कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। यानी कि कवक की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विभवांतर को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वोल्टमीटर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है और अमीटर की सहायता से विद्युत धारा का मीज़र किया जाता है और गैल्वेनोमीटर की सहायता से भी विद्युत धारा का मापन किया जाता है। और दोस्तों एक गैल्वेनोमीटर को यदि एमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके समांतर क्रम में एक अल्पमान का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है और इस अल्पमान के प्रतिरोध को
शंट भी कहा जाता है। और दोस्तों अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो इसके सीरीज़ में एक अधिक मान के प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, जिसे मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए चांदी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों चांदी जो होती है उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है और चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी प्लूटोनियम हो जाएगा। दोस्तों निम्नलिखित में प्लूटोनियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है और दोस्तों सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व जो है वो पोलोनियम होता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, झूठा सोना या कृत्रिम सोना किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि आयरन सल्फाइड हो जाएगा दोस्तों, और इसका फॉर्मूला FeS2 होता है। और दोस्तों सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरंडम भी कहा जाता है, अमोनियम क्लोराइड को नौसादर भी कहा जाता है, और दोस्तों सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एटाई रोग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कैडमियम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कैडमियम की विषाक्तता के कारण ही मानव शरीर में एटाई रोग हो जाता है, और पारे की विषाक्तता के कारण मीना माता रोग हो जाता है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मीना माता रोग किस तत्व की विषाक्तता के कारण होता है? तो इसका सही आंसर पारा हो जाएगा। और दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण गलगंड रोग हो जाता है, और सिलिका की विषाक्तता के कारण सिलिकोसिस रोग हो जाता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से प्रकाश तरंग का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। यानी कि दोस्तों प्रकाश तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होती है, और अनुदैर्घ्य तरंग का जो उदाहरण है वो ध्वनि तरंग हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों हाँ, प्रकाश तरंग का जो निर्वात में वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मानव रक्त है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी क्षारीय हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मानव का जो रक्त होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। दोस्तों किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता का पता करने के लिए उसकी pH वैल्यू का निर्धारण किया जाता है। यदि दोस्तों किसी विलयन की pH 7 से अधिक होती है तो वो विलयन क्षारीय होता है, और दोस्तों यदि pH की वैल्यू 7 से कम होती है तो वो अम्लीय होता है, और दोस्तों जिसकी pH वैल्यू 7 के बराबर होती है वो उदासीन प्रवृत्ति का होता है। तो दोस्तों मानव का जो रक्त होता है उसकी pH वैल्यू 7.3 से 7.5 होती है, इसलिए यह क्षारीय होता है। और दूध की जो pH वैल्यू होती है वो 6.4 होती है, इसलिए यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। और जो जल होता है उसकी pH वैल्यू 7 होती है, इसलिए यह उदासीन प्रवृत्ति का होता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आमाशय में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि इरेप्सिन हो जाएगा। दोस्तों इरेप्सिन का काम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करने का होता है, और दोस्तों पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, और दोस्तों ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है, और टाइलिन एंजाइम जो होता है वो दोस्तों लार ग्रंथि में उपस्थित होता है, और ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा अंग
पीलिया रोग में प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों यकृत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यकृत पीलिया रोग में प्रभावित अंग है। इस रोग में यकृत के द्वारा पित्तवर्णक यानी कि बाइल जूस का निर्माण अत्यधिक मात्रा में होने लगता है, जिससे बाइल जूस जो होता है वो सिराओं के माध्यम से ब्लड में प्रवेश कर जाता है और पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। दोस्तों मस्तिष्क जो है वो एक वायरस जनित रोग मेनिंजाइटिस में प्रभावित होता है। फेफड़े निमोनिया रोग में प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से तैरने का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी आर्किमिडीज हो जाएगा। यानी कि दोस्तों वैज्ञानिक आर्किमिडीज के द्वारा ही तैरने का सिद्धांत दिया गया था। और आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था, E=mc²। और न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण नियम दिए गए थे। और बर्नौली की जो प्रमेय थी वो ऊर्जा संरक्षण के नियमों पर आधारित थी। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी फर्मी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मी होती है। इसे 10⁻⁻15 के द्वारा डिनोट किया जाता है। माइक्रोन को 10⁻⁻6 के द्वारा, नैनोमीटर को 10⁻⁻9 के द्वारा डिनोट किया जाता है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 46% हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होती है। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो NH2CO NH2 होता है। और दोस्तों मानव के जो मूत्र होता है उसमें यूरिया उपस्थित होता है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस जीव को किसानों का मित्र भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी केंचुआ हो जाएगा। दोस्तों केंचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि केंचुआ जो होता है वो ज़मीन में रहकर खाद का निर्माण करता रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए लाल रंग हो जाएगा। यानी कि दोस्तों लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है, जिसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, वो सबसे अधिक होती है। और दोस्तों बैंगनी जो रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। दोस्तों लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण ही यह लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करती है, यानी सबसे अधिक दूरी तय करती है। इसलिए इसका उपयोग ट्रैफिक लाइट के सिग्नल्स में या डेंजर के सिग्नल्स में किया जाता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रेटिना हो जाएगा। यानी कि दोस्तों वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो आँख की रेटिना पर बनता है। और दोस्तों जब हम सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने आँख का दान कर दिया, तो एक्चुअल में कॉर्निया का दान किया जाता है, क्योंकि आँख का जो कॉर्निया पार्ट होता है उसमें रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, जिससे वो अधिक समय तक सुरक्षित बना रहता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि माइक्रोफोन हो जाएगा। दोस्तों माइक्रोफोन का उपयोग ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में कन्वर्ट करने में किया जाता है। और दोस्तों पोटोमीटर जो होता है वो पौधों में वाष्पोत्सर्जन को मापने में किया जाने वाला उपकरण है। और मेगाफोन का उपयोग ध्वनि सिग्नलों को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने में किया जाता है। और फोनोग्राफ का उपयोग ध्वनि सिग्नलों को लिखने में किया जाता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, दिया सलाई के निर्माण में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लाल फास्फोरस हो जाएगा। यानी कि दोस्तों लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। श्वेत फास्फोरस का उपयोग युद्धकाल के समय यूज़ होने वाले अग्निबम और धूम्रबम बनाने में किया जाता है। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहानाशक दवाई बनाने में किया जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस या लाफिंग गैस भी कहा जाता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, मूली किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी जड़ हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मूली, गाजर, शलजम और चुकंदर ये सभी जड़ के अंतर्गत आते हैं। और आलू जो होता है वो भूमिगत तना होता है। और राइजोम, जिसे हिंदी में प्रकंद भी कहा जाता है, उसका उदाहरण अदरक होता है। यानी कि अदरक राइजोम के अंतर्गत आता है।
और दोस्तों अमरूद, टमाटर, नींबू, अनार ये सभी फल का उदाहरण हैं। इससे आप ये भी याद रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, लाल चींटियों में क्या उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। यानी कि दोस्तों लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और एसिटिक अम्ल जिसे सिरका भी कहा जाता है यह फलों में पाया जाता है। और दोस्तों लैक्टिक अम्ल दूध में उपस्थित होता है और साइट्रिक एसिड नींबू में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी आंसू गैस है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए अल्फा क्लोरोएसिटोफेनॉन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अल्फा क्लोरोएसिटोफेनॉन एक आंसू गैस होती है और नाइट्रस ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला N2O होता है इसे हास्य गैस भी या फिर लाफिंग गैस भी कहा जाता है। और फ्रियोन दोस्तों फ्रीज में प्रशीतक के रूप में काम आती है और कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस होती है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सीमेंट का घटक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जिप्सम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों सीमेंट का घटक जिप्सम होता है और जिप्सम का जो केमिकल फार्मूला होता है वो CaSO4 2H2O होता है। यानी कि जिप्सम कैल्शियम सल्फेट का डाइहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसे वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मिथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसे लकड़ी के भंजन से प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों इथाइल अल्कोहल को अन्न अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसे स्टार्च से प्राप्त किया जाता है। और फिनॉल का उपयोग दोस्तों बेकेलाइट बनाने में किया जाता है। और बेकेलाइट जो होती है वो दोस्तों एक बहुलक होता है जिसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न आदि के केस बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी स्टेपीज हो जाएगा। यानी कि दोस्तों स्टेपीज मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि होती है और स्टेपीज जो उपस्थित होती है वो कान में उपस्थित होती है। और दोस्तों टिबिया जो होती है वो पैर की हड्डी होती है और फीमर जो होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है, यह जांघ में उपस्थित होती है। और दोस्तों कार्पल्स और मेटाकार्पल्स दोनों प्रकार की अस्थियाँ हाथ में उपस्थित होती हैं। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के विज्ञान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।